नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। सोनप्रयाग के पास मलबा गिरने में फंसे लोगों को सकुशल रेस्क्यू। मलबा गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। किशोरावस्था में युवक युवती के विवाह करने और सुरक्षा के लिए कोर्ट आने का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट ने जताई चिंता। सचिव बाल कल्याण 2 सप्ताह में योजना बनाकर कोर्ट में करेंगे पेश। पुलिस का धारदार हथियारों पर शिकंजा कसने का फैसला। श्रीनगर और जोशीमठ में हुए 2 अलग अलग विवादों के बाद निर्देश जारी। तलवार, भाले और कृपाण जैसे हथियारों को बिना धार के ला सकेंगे। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड आवक। दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना। स्कूल खुलने के बाद भी संख्या में कमी नहीं। उत्तराखंड की पारंपरिक नंदा देवी राज जात यात्रा होने जा रही है शुरू। 12 साल में निकलती है एक बार। गढ़वाल हिमालय के लोगों में उत्साह। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो सोनप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत मनुकटिया स्लाइडिंग जोन में मलबा पत्थर आने से मार्ग बाधित हो गया, जिस कारण यहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत फिलहाल यात्रा को रोका गया है। इसके अतिरिक्त स्लाइडिंग जोन में क्षेत्र में गौरीकुंड से वापस आने वाले कुछ यात्री फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित सोनप्रयाग लाया गया है। यहां पर मार्ग खोले जाने की कार्यवाही गतिमान है। चमोली जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेरपानी, नंदप्रयाग और उमटटा के पास पहाड़ी से मलबा आने के चलते एक बार फिर आवागमन बाधित हो चला है। आपको बता दें कि उमटटा में स्थित ब्रदर्श होटल भी मलबे की चपेट में आ चुका है। तो वहीं 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन मौसम और सड़क की स्थिति पर कड़ी निगरानी लगातार रखी जा रही है। गढ़वाल आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि कुछ जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यात्रा मार्ग पर वाहनों को रोका जा सकता है। वहीं पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि प्रशासन और सरकार अपने स्तर से नजर बनाए हुए हैं। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वह मौसम को देखकर ही यात्रा पर निकले। आप लोगों के माध्यम से हमारा सभी तीर्थयात्रियों से, सारे नागरिकों से, सब लोगों से हमारा आग्रह है कि समय समय पर प्रशासन के द्वारा जो एडवाइजरी दी जा रही है, जहां पर क्लाउड बस्ट की संभावना बता रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना बताई जा रही है, जो भी अलर्ट एडवाइजरी प्रशासन के द्वारा दी जाती है उसका पालन करें, उसके अनुरूप चलें। निश्चित तौर पे हमको ये जो खराब मौसम है इससे भी हम लोग सब सुरक्षित निकल जाएंगे। सब लोग लेकिन प्रशासन के एडवाइजरी का पालन करें।
हाईकोर्ट ने किशोरावस्था में युवक युवती के विवाह करने और सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट आने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव बाल कल्याण चंद्रेश यादव को तलब किया था। इसी क्रम में वह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने चंद्रेश कुमार को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने और पॉक्सो अधिनियम की गंभीरता समझने के लिए 2 सप्ताह में योजना बनाकर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद अदालत के समक्ष योजना रखे जाने पर होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने ऐसे एक प्रकरण पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह प्रवृत्ति चिंताजनक है और इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कहा कि एक मामले में 19 साल के युवक ने अपनी उम्र की एक लड़की से विवाह करने के बाद कोर्ट में युवती के परिजनों के सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकासखंड के अंतर्गत से है, जहां 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या ना तो नगर निकाय चुनाव में मतदान दे पाई और ना ही इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान कर पाएगी। आपको बता दें कि नगर पालिका के क्षेत्र विस्तारीकरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडली और ग्राम पंचायत उम्र खुर्द की आधी जनसंख्या को सरकार ने नगर पालिका खटीमा में सम्मिलित कर दिया है, लेकिन मुंडली में लगभग 500 मतदाता व उम्र खुर्द में लगभग 700 मतदाता उस वक्त भी नगर निकाय चुनाव में मतदान करने से वंचित रह गए। उन्हें नगर पालिका में सम्मिलित किया गया और इस वक्त हो रहे पंचायत चुनाव में भी उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि भारत का नागरिक होने के नाते मतदान का अधिकार सभी का है, लेकिन इस बार खटीमा विकासखंड के अंतर्गत पहली बार ये चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है कि 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या वोट देने से वंचित है। मामला जो है वो संज्ञान में आया था कि मुंडेली में 650 और उर्दू खुद में 750 लोग जो है वो जो नामांकन है वो जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें सम्मिलित नहीं है। और इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जांच की गई थी और जांच में जो है वो रिपोर्ट वो उच्च स्तर पर भेजी गई है, जिसमें उनके द्वारा इसका जो है वो इनको सम्मिलित करने के लिए नगर पालिका में भी एक जो सुझाव दिया गया है। इससे अभी जो पंचायत का पर्व, पंचायत चुनाव का जो पर्व आया है, उसमें ग्रामीण अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही ना हो, क्योंकि वो नगर पालिका में भी वंचित रह गए वोट करने से और अभी पंचायत चुनाव में भी। दूसरा, विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य तो बाधित होगा ही होगा, साथ में इस समय पंजीकरण की समस्या हो रही है, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। बच्चों की आयु 6-6 महीने हो गई है, समय सीमा प्रमाण पत्र बनाने की वो समाप्त हो चुकी है। इस वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, अधिकतर तो पंजीकरण की समस्या हो रही है। अब पहली बात तो ये है कि हम जो 500-600 परिवार हैं, हमारे यहाँ के 700-800 वोटर्स हैं, वो वोट देने से वंचित हो चुके हैं। खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उम्र खुर्द यहाँ से नष्ट कर दी गई है, न नगर पालिका क्षेत्र में आया न ग्राम पंचायत क्षेत्र में आया है। तो आखिर हमारा भी तो अधिकार है वोट देने का, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें गया है कि ना हम तो किसी सरकारी कागजात में कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करवा पाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब लगातार मामला जो है गर्माता हुआ भी दिख रहा है, जो है सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी खुद दूरी बनाई हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तराखंड में अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत चुनावों तक भाजपा ने जिस तरह से बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं, उसी तर्ज पर पंचायत में भी कमल खिलेगा। कांग्रेस में कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पार्टी में सरफुटवल चल रही है और 2027 का आईना कांग्रेस को साफ दिख चुका है। ये कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है, उनको पता है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ बचा नहीं है।
वो देख रही हैं साफ साफ जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर्स की सीट हो, चाहे नगर पालिकाओं की सीटें हों, नगर पंचायतों की सीटें हों, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते हैं। हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। उनको पता है कि पंचायत में भी ऐसे ही होने वाला है। और जिस प्रकार से आप देखते होंगे वो एनालिसिस भी करती हैं उनकी प्रदेश जो प्रभारी हैं कि भाई उनके प्रदेश पदाधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कांग्रेस में किस प्रकार से सरफुटबल चल रहा है, कांग्रेस में एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं समझ सकता हूं कि 2027 का आईना उनको साफ साफ दिख रहा है और उस आईने में वो देख चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 2027। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने मानसून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्णय पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना होगा। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के 7 महीनों में सरकार चुनाव किन कारणों से नहीं करा पाई। बीते दिनों मानसून सीजन की पहली बरसात में ही प्रदेश के हर क्षेत्र का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। किसी भी इलाके में सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं है और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुछ लोगों ने आपदा के कारण जान भी गंवाई है। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आज प्रदेश भर में 108 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं और 17 सड़कें आंशिक रूप से खुली हैं। खतरे की आशंका से सरकार ने 4 धाम यात्रा तक बंद कर दी और स्कूलों की छुट्टी तक कर। ऐसे में राज्य सरकार का पंचायत चुनाव कराने का निर्णय समझ से परे है। उनियाल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 2 जुलाई से पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू है, जो कि भारी बरसात के बीच में है। जुलाई के महीने में उत्तराखंड में मानसून चरम सीमा पर होता है। एक मुद्दा उठाया है जिसको लेकर हम काफी समय से बात भी कर रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव है सितंबर में कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद सितंबर से लेकर जून तक का सबसे अच्छा महीने, ये जो महीने रहते हैं चुनाव के लिए सबसे ठीक समय रहता है, मगर फिर भी इसको टाला गया और चुनाव को लेट किया गया। अब कहीं ना कहीं बरसातों में सबसे भीषण जो मौसम रहता है स्पेशल पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ इस वक्त पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। आज 2 जुलाई से आज नामांकन प्रक्रिया है, 5 जुलाई तक नामांकन है, उसके बाद 24 और 28 तारीख की 2 डेट हैं, 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमारा कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसे समय में सरकार चुनाव करा रही है, इसके पीछे क्या मंशा थी उनकी। चुनाव जब समय पर होने थे तो समय पर चुनाव क्यों नहीं कराए गए, चुनाव को क्यों टाला गया। आज प्रदेश की स्थिति ये है कि करीब 108 जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, वहाँ पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। हमें इसमें ये कहना है कि सरकार काफ़ी समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जिस तरह से लगभग 1 साल के करीब हो गया है प्रशासक कार्य कर रहे हैं, जिससे काफ़ी विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। नगर और जोशीमठ में हाल ही में हुए 2 अलग अलग विवादों के बाद पुलिस ने धारदार हथियारों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। खास तौर पर सिख समुदाय की परंपराओं से जुड़े तलवार, भाले और कृपाण जैसे हथियारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इन हथियारों को बिना धार के ही राज्य की सीमाओं में लाया जा सकेगा। आईजी गढ़वाल का कहना है कि हर साल हजारों से की संख्या में जहां पर जो है श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उत्तराखंड लगातार यहां आते दिखते हैं। उनके लिए शस्त्र जो है न केवल परंपरा बल्कि आस्था का पहचान का प्रतीक है, लेकिन बढ़ती श्रद्धालु की संख्या के साथ सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने साफ किया है कि केवल बिना धार वाले हथियार ही यात्रा में लाए जा सकते हैं। रेंज के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक दो ऐसी अप्रिय घटना हुई हैं जिसमें कि जो हेमकुंड श्री हेमकुंड की यात्रा करने वाले जो तीर्थ यात्री थे उनके साथ में हमारे लोकल लोगों के बीच में एक हल्की झड़प हुई थी। इसका हमने तत्कालिक पूरा संज्ञान लिया और इसमें हमने उचित धाराओं में मुकदमा करके जो भी दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया है। साथ साथ ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं उनको जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में अपने साथ में ये कृपाण और जो प्रतीकात्मक
जो शस्त्र हैं उसको लेके आते हैं। हमने अपने सारे जनपद प्रभारियों को जो रास्ते में पड़ते हैं और समस्त थाना क्षेत्र को ये निर्देश दिया है कि जो धार्मिक प्रतीक और जो शस्त्र लेके जो ये आ रहे हैं उसका ये कड़ाई से अनुपालन करें कि ये धारदार ना हो। तो वहीं रुड़की में रायवाला निवासी एक चिकित्सक ने पत्रकार वार्ता कर अधिवक्ता संजीव वर्मा पर 10 लाख रुपए हड़पने व उन्हें 3 महीने जबरन अपने घर में रखने के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि इस मामले में अपनी ओर से उनके द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन 16 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। आपको बता दें कि दिल्ली रोड स्थित एक कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए चिकित्सक ने कहा कि उनका रायवाला में रिसर्च स्टेशन है, उनके गांव में जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह एक अधिवक्ता के संपर्क में आए और मामले में उनका केस लड़ने की बात कही। चिकित्सक के अनुसार वह उन्हें अपने घर पर यह कहकर ले आए कि जमीन विवाद के कारण आपको अपने घर में जो है खतरा है, और अधिवक्ता ने अपने पिता की तरह उन्हें साथ रखने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद अधिवक्ता ने उनकी इच्छा के विरुद्ध 3 महीने तक जबरन अपने साथ रखा। चिकित्सक के अनुसार वर्मा ने उनके 10 लाख रुपए ले लिए, जिसकी नोटरी भी उनके द्वारा बनवाई गई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें घर से निकाल दिया। चिकित्सक के अनुसार उनके द्वारा मामले में फरवरी 2024 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। वहीं इस पूरे मामले में एडवोकेट ने कहा कि चिकित्सक के द्वारा लगाए गए आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं। उनकी चिकित्सक से पहली मुलाकात रायवाला थाने में हुई थी। उन्होंने कहा कि चिकित्सक इस मामले में उच्च न्यायालय में भी गए हैं और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मेरी संजीव वर्मा मुझे बहला फुसला के मेरे से 10 लाख रुपए ठगा, और उसके बाद उसने मेरा सामान रख लिया है ट्रस्ट डीड का। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे ट्रस्ट डीड का कागज़ नहीं दिया है। कुछ सामान उसने दे दिया है मेरे कपड़ों पे, एटीएम, उसने मेरा मोबाइल भी रख लिया था। तो पुलिस के कहने पे फिर सुपुर्दगी में दी गई है वो चीज़ें, और पिछले 16 महीनों से मेरा चार्जशीट नहीं गया है। तो मेरा अनुरोध है, मैं निवेदन प्रशासन से करता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैं 74 साल का वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो चार्जशीट जाए, मेरे पैसे 10 लाख का जो उन्होंने बनाया है वो 10 लाख मुझे दें, और मैं इस उम्र में कहाँ से पैसे लाऊंगा। ये संजीव वर्मा मुजफ्फरनगर में एक फंक्शन में मेरे से मिले थे, आपस में हम लोगों ने एक दूसरे का नंबर लिया था। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आपको कानूनी मदद चाहिए तो मैं आखिरी दवाई हूँ, मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। देखो, जो कह रहा है कि शहर का यदि कोई आदमी कहता है कि वो लोग कौन हैं या वो जिसने प्रेस वार्ता करी वो कौन है, वे सब लोगों का मेरे यहाँ आना जाना था और वो पूरे शहर में घूमता था, तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कौन था। एक बेसहारा अकेला आदमी मुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे बुलाया था। सबसे पहले मुलाकात रायवाला थाने में हुई थी, और वहाँ पे एक जज साहब थे, उनका भाई था धीरज, जो पार्षद था 1 नंबर वार्ड का, और दूसरा जो है एक ललित था। हम जो है एक पत्रकार रबोला जी है, उनके फादर की 13 में थे। पहला फ़ोन मेरा पास उसका जब ही आया, और वहीं से हम कोतवाली में होके हम लेट हो गए तो रायवाला थाने में पहुंच गए थे, और वहाँ पे ही मैंने पुलिस के भेजा उसके, जहाँ प्लॉट पे कब्जा हो रहा था, तो वो जो है वो रुक गया था। अगर जो बंधक बनाया तो वो पूरे शहर में घूम रहा, कपड़े अपनी तारीखों पे अटेंड कर रहा, ऋषिकेश अटेंड कर रहा, देहरादून गया। ये बात ठीक है कि मैंने व्यवस्था जरूर करवाई उसकी गाड़ी की, एक मजबूर आदमी था तो मैंने उसकी व्यवस्था कराई, गाड़ी भेज दी, किसी ड्राइवर को भेज दिया, लेकिन उसके साइन भी हैं उन तारीखों पर, और वो गया भी है, और उसकी एक FIR भी रायवाला थाने में लिखी गई। हरिद्वार के थाना रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 4 बदमाशों ने मनी ट्रांसफर संचालक को लूट लिया। घटना के पास के एक गोदाम में लगे CCTV कैमरे में वह जो है पूरी घटना कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 बाइकों पर सवार 4 युवक अचानक पीड़ित के पास पहुंचे, उससे धक्का दिया और बैग छीनकर तमंचा दिखाते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार बैग में लाखों रुपए नकद थे जो वह बैंक में जमा कराने जा रहा था। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की जांच जारी है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सिटी से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने उसके बैग छीन लिया है। उस सूचना पर थाना पुलिस यहाँ आई है और मैं भी जनरल चेकिंग में था तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ।
जानकारी की जा रही है। वकार नाम का युवक है जो यहाँ किसी बता रहे हैं कि कोई वो चलाता था मिनी बैंक, तो वो पैसे बता रहा है कि मेरे बैग में पैसे ले गए हैं। तो वो जैसे अभी जानकारी कर रहे हैं, चेकिंग चल रही है, जैसे शीघ्र नामा कर दिया जाएगा इसका। बू बैकुंठ नगर बद्रीनाथ धाम में भगवान हरि विष्णु के सिंह द्वार के ठीक निकट पर खड़े हुए कुछ तीर्थ यात्रियों के बीच अचानक मारपीट शुरू हो गई। आपको बता दें कि मामला बद्रीनाथ धाम का बताया जा रहा है, जहां बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार के ठीक आगे कुछ तीर्थ यात्रियों के दो पक्षों में आपस में हाथापाई शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल जी के सिंह द्वार पर खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे, जिसके दौरान दो पक्षों में अचानक कहासुनी होने के बाद हाथापाई हुई और जिस कारण से कुछ देर के लिए नारायण धाम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर तुरंत बद्रीनाथ धाम की पुलिस प्रशासन की टीम जो है मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में हो रही लड़ाई झगड़े को तुरंत शांत करवाया गया। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। आलम यह है कि जिस तरीके से पिछले दिनों हजारों तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम पर पहुंचे थे, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में हर दिन काफी रौनक भी छा रही थी। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब शहरों की तरफ लगभग सारे विद्यालय भी खुल चुके हैं और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में अब बहुत कम तीर्थयात्री नजर आ रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ होने से हर दिन धाम में 10,000 के आसपास तीर्थयात्री जैसे तैसे कर भगवान बद्री विशाल जी के धाम तक पहुंच रहे हैं। धाम में अभी तक 11 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और चूंकि अब मैदानी क्षेत्रों में विद्यालय और ऑफिस खुल चुके हैं तो श्रद्धालुओं में थोड़ी कमी आई है। अभी भी बारिश के बावजूद भी 9 से 10,000 श्रद्धालु प्रतिदिन यात्रा में आ रहे हैं। क्योंकि जो भी सड़कें बाधित हो रही हैं उनको तुरंत एजेंसीज के द्वारा खोला जा रहा है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जब भी कहीं मेजर स्लाइड आता है तो श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका भी जा रहा है और जब मार्ग सुचारू सुगम हो रहा है तभी यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड की पारंपरिक और विश्व की सबसे बड़ी यात्रा नंदा देवी राजजात शुरू होने जा रही है। 12 साल में एक बार होने वाली यह यात्रा उत्तराखंड चमोली स्थित नौटी गांव से शुरू होती है। यह एक बड़ी तीर्थ यात्रा है जो हर 12 साल में देवी नंदा के सम्मान में होती है, जो गढ़वाल हिमालय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह यात्रा 3 सप्ताह तक चलती है और खूबसूरत चमोली जिले से होकर गुजरती है। यह कर्णप्रयाग के पास नौटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड में पवित्र नंदा देवी मंदिर में समाप्त होती है। यात्रा के दौरान जुलूस विभिन्न तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थानों पर रुकता है, जिससे यह भक्तों के लिए एक सार्थक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं है, यह उत्सव और आनंद का समय भी है। रास्ते में गांव उत्सव संगीत और नृत्य से जीवंत हो उठते हैं। भक्त और आगंतुक दोनों ही जीवंत वातावरण का आनंद लेते हैं। देखिए, जो हमारी नंदा राज जात यात्रा में जो मुख्य हमारे 3 मार्ग हैं, वो एक आदिरी बद्री नौटी है, एक हमारा नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल है और तीसरी जो मार्ग है, जो इम्पोर्टेंट मार्ग है, बड़ा मार्ग है, वो है ग्वालदम नंदकेसरी। इन तीनों स्टेट हाईवेज पर जो हमारे ब्रिजेस पड़ते हैं उसमें से एक ग्वालदम नंदकेसरी पर पड़ता है, 14 हमारे थराली देवाली मुंदोल वाण पर हैं और 10 हमारे ब्रिज जो है नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल पर है। नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल में जो 10 ब्रिजेस में 8 ब्रिजेस जो है वो हमारे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी दर्शकों से फिर एक बार मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।